समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रयोग की लिमिटेशंस क्या है, क्या-क्या इसमें क्या-क्या इसकी सीमाएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमको समष्टि अर्थशास्त्र को प्रयोग में लेना है। ऐसा नहीं है कि समष्टि अर्थशास्त्र वर्तमान में इकोनॉमिक्स का हर सेक्टर में समष्टि अर्थशास्त्र का यूटिलाइजेशन है, उपयोगिता है, परंतु कुछ सीमाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही इसे काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ हमने प्रयास किया है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की लिमिटेशंस है उनको हम अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर आपको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर पाएँ, समझा पाएँ कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं। तो पहले देखिए, व्यक्तिगत निर्णयों के योग से समूह के लिए गए जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो व्यक्तिगत आधार पर जो निकाले गए निष्कर्ष है वो समूह के लिए लागू होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी समष्टि आर्थिक विरोधाभास में देखा था कि जो चीज व्यक्ति के आधार पर निकाली जाती है वो समूह के लिए सही हो, ये कोई सही बात, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक से निकाल लेता है, उसके लिए संभव है, ठीक है, पर सब पूरे समूह के लिए ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सारे व्यक्ति यदि बैंक से पैसा निकाल जाएंगे तो बैंक फेल हो जाएंगे। ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति यदि प्रचलित मजदूरी दर पर से नीची मजदूरी दर पर काम कर कर अपनी बेरोजगारी की समस्या सोल्व कर सकता है, पर यदि सभी कम मजदूरी दर पर काम करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या जो की जो रहेगी। एक व्यक्ति रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार कर कर, अनैतिक कार्य कर कर, तस्करी कर कर या नशीली दवाओं का व्यापार कर कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, पर यदि समाज में और अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी व्यक्ति यही कार्य करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था के तबाह होने का खतरा है। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्तिगत निर्णयों के योग से समूह के लिए जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कई बार वह भ्रमात्मक निष्कर्ष हो जाते हैं। जैसा हमने कई बार चर्चा की है इस बारे में, तो आवश्यक नहीं है कि जो चीज व्यक्ति के आधार पर जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे के सारे पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू हो ही हो। हमारे समाज में भी होता है कि कोई व्यक्तिगत जो निर्णय लेते हैं, आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए वह लागू हो। एक व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है अपने बच्चे का, पर जरूरी है कि वह पूरे समाज के लिए सही हो सकता है समाज उसको अडॉप्ट न करे। सिमिलरली पोजीशन है। दूसरी देखिए, समूह में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक योग का अध्ययन है, जिसमें यह पता नहीं चलता है कि समूह में डिफरेंट क्या है। हम देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसमें पूरी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है तो हम बोलेंगे कि सब तरफ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि का है। आवश्यक नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तो हमारे सारे समाज के सभी लोग ग्रो कर रहे हो सकता है अर्थव्यवस्था ग्रो करने के साथ गरीब और गरीब होता जा रहा हो, अमीर और अमीर होता जा रहा हो। कई बार प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सब तरफ समृद्धि आ रही है। हो सकता है गरीबों की आय घट रही हो और अमीरों की आय बढ़ रही हो और औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो। तो कहने का तात्पर्य कि समूह में भी कई विभिन्नताएं होती है। हम समूह का स्टडी करते हैं तो पूरी समूह का स्टडी से पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल कंडीशंस का हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं हमें नहीं पता चलती है। हमको लग रहा है कि 1947 की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस स्तर पर पहले थे उसी स्तर पर आज है, उनका कोई विकास नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम करोड़ों गुना, लाखों गुना बढ़ गई है। तो ये समूह में जो विभिन्नता होती है उनकी हम इस समष्टि अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं उपेक्षा की जाती है, क्योंकि समष्टि जो डिसीजन होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर जो निर्णय लेते हैं वो पूरे सामाजिक डाटा के आधार पर, पूरी अर्थव्यवस्था के डाटा पर आते हैं। कई बार जो समष्टि अर्थशास्त्र से जो डिसीजन निकलते हैं वो बहुत भ्रम पैदा करने वाले होते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में का जो डाटा कैलकुलेशन है, उस डाटा कैलकुलेशन के माध्यम से सरकार ये डिसाइड करती है कि सभी लोगों को मुफ्त यात्रा रोडवेज बस में दी जाए। अब ये भ्रमात्मक डिसीजन है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पैसे वाले हैं उनको उसकी जरूरत नहीं है, गरीब को जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको नहीं देकर सभी को दे रहे हैं, या कह दिया कि बिजली के बिल में सभी का 100 यूनिट माफ होगा। तो ये सारे जो समष्टिगत आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार वो जो डिसीजन होते हैं वह भ्रमात्मक होते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र पर आधार पर निकालते हैं, और वो जो समष्टिगत आधार पर जो डिसीजन लेते हैं वो आवश्यक नहीं है कि सारे सही हो। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो समूह के लिए कई बार लागू नहीं होते हैं, क्योंकि जो व्यक्तिगत
कलेक्शन है उसमें जो त्रुटियां होती है वो सारी की सारी त्रुटियां समूह में भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जो डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करने वाला डाटा कलेक्शन करने नहीं जाता है, वो आलस में रहता है और स्वतः ही डाटा बना लेता है और उस डाटा को पेश कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सारा जो डिसीजन होगा वो भ्रमात्मक हो जाएगा। इसके अलावा योग पूरी अर्थव्यवस्था को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। हमारा कीमत स्तर ये बता रहा है कि कीमतें बढ़ गई है, आवश्यक है, संभव है कि हमारा कीमत स्तर तो बढ़ गया हो, पर पूरी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कृषिगत उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाओ तो उनकी कीमत तो गिरी हो, पर औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, इसलिए कुल कीमत स्तर बढ़ गया हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं मान सकते कि कीमतें बढ़ गई तो किसान की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो जो योग है वो पूरी अर्थव्यवस्था को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। हम जब योग लेते हैं तो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर का योग लेकर उनका औसत निकालकर उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं, जबकि कई बार समूह में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। आप देखेंगे कि सेवा सेक्टर का विकास बड़ी तेजी से होने से हमको लगता है कि राष्ट्रीय आय बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जबकि देखा जाए तो निर्माण जो विनिर्माण सेक्टर है और कृषि सेक्टर है, अगर वो पिछड़ रहा है तो जो हमारा जो बढ़ी हुई आय है वो स्थायी नहीं रह सकती। तो कई बार योग जो होता है वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा समूह के माप में कठिनाइयां हमको समष्टि अर्थशास्त्र के लिए डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, तो इस समूह का माप जो करना पड़ता है उसमें भी कई प्रकार की कठिनाइयां आती है। जैसे हम राष्ट्रीय आय का माप करते हैं तो राष्ट्रीय आय के माप में भी कई प्रकार की कठिनाइयां आती है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या हो, दोहरी गणना से कैसे बचा जाए, जो गैर मौद्रिक लेन देन है उनसे किस प्रकार से निपटा जाए, डबल एंट्री की समस्या है उसको कैसे किया जाए। तो इसी प्रकार से जब समष्टि अर्थशास्त्र का हम बात करते हैं तो समूह के माप में कई प्रकार की कठिनाई आती है, क्योंकि समूह में कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है। हमारे देश में हम देखें तो कुछ लोग इलिटरेट है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, हिसाब किताब नहीं रखते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में वो उनको जानकारी नहीं है। कुछ लोग स्वयं के उपभोग के लिए जो वस्तुएं रखते हैं उसका मूल्य का निर्धारण नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं, बहुत सारे जो पेमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज होती है जो सोशल सर्विसेज के रूप में कर दी जाती है, बिना पेमेंट के कर दी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से समूह का माप सही किया जाना संभव नहीं है। और जब समूह का माप सही नहीं होता है तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गएंगे वो निष्कर्ष भी हमारे सही नहीं होंगे। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए हमको कई प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है। अगर हमको प्रोडक्शन मेथड यूज करना है तो सारे उत्पादन को जोड़कर बाजार मूल्य से गुणा करना पड़ता है। आय मेथड को के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो सारी इनकम को जोड़कर डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बहुत सारे समंकों का संकलन करना पड़ता है। अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्र के समंक लेने पड़ते हैं। कृषि का समंक लेना पड़ेगा, उद्योग का लेना पड़ेगा, परिवहन और संचार का लेना पड़ेगा, व्यापार वाणिज्य का लेना पड़ेगा, जो उपभोक्ता उद्योग है उनका लेना पड़ेगा, विनिर्माण उद्योग का लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा कलेक्शन इसमें करना पड़ता है और एक जटिल प्रक्रिया है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ करता है तो उसका प्रभाव पूरी की पूरी आपके डाटा कलेक्शन पर पड़ता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समंक कलेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा समय इसमें लगता है, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है और बहुत ज्यादा सिंसियरिटी की आवश्यकता होती है कि डाटा कलेक्शन आपका सही हो। अगर आपने समंक सही कलेक्ट किए हैं तो उस आधार पर जो निकाले गए निष्कर्ष है वही सही आएंगे। पर कई बार जो डाटा कलेक्शन होता है उसमें डाटा कलेक्शन करने वाले की लापरवाही होती है, वह सही समंक कलेक्ट नहीं करता है। कई बार जिससे उसको समंक कलेक्ट करने होते हैं वो उसको सही जवाब नहीं देता है। तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है जिसके माध्यम से समंक सही कलेक्ट नहीं होते हैं। और जब समंक सही कलेक्ट नहीं होते हैं तो उन समंकों के आधार पर कोई नीति का निर्धारण किया जाता है। कोई सरकार अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, सरकार कोई नीति बनाती है, तो वह नीति भी सही मायने में हमारे लिए फेवरेबल होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारे योग करने पड़ते हैं, बहुत सारे डाटा कलेक्शन करके स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, कई प्रकार के औसत निकालने पड़ते हैं। उसके लिए उच्च गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक्सपर्टाइजेशन चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी है उसमें प्रवीण हो और समंकों के संकलन करने में, उनका टेबुलेशन करने में, उनमें स्टैटिकल जो टूल्स है उसको यूज करने में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त हो। और सामान्य रूप से इतने व्यक्ति जिनको अच्छे गणित की ज्ञान हो, अच्छा स्टैटिक्स का नॉलेज हो, अच्छी तरह से वह स्टैटिकल टूल्स को यूज कर पाए और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सही और सटीक डिसीजन ले पाए। इसके लिए हमको उच्च गणितीय ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, अच्छा
मैथमेटिक्स का ज्ञान की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त डाटा कलेक्टर चाहिए, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे लोग चाहिए जो उनका टेबुलेशन कर सके, उनसे निष्कर्ष निकाल सके। और वास्तव में देखा जाए तो जो अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर सामान्य रूप से जो ऐसे लोग कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, इस कारण से जो डाटा कलेक्शन किया जाता है वो भी सही नहीं होता है और उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी सही नहीं होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक अच्छा विषय है। इसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के बारे में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसकी लिमिटेशन भी है कि कई बार व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर जो जोड़ करके हम समूह का निर्णय निकालते हैं, तो जब व्यक्तिगत निर्णय ही गलत होता है तो समूह का निर्णय भी गलत हो जाता है। इसके अलावा समूह में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं तो सारे टोटल का प्रयोग करते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि किस सेक्टर में विकास हुआ, किस सेक्टर में नहीं हुआ, ओवरऑल औसत हम देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, उस औसत के चक्कर में सही चीज नहीं पता चलती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो एक बार में 300 रन बना देता है और अगली 5 पारी में 0 पर आउट हो जाता है, तब भी उसका औसत जो आएगा वो 60 आएगा और ये शो करेगा कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, क्योंकि इसका औसत 50 का है या 60 का है। पर वास्तव में वो खिलाड़ी अच्छा है क्या, कि जिसने एक बार 300 रन बना दिए, अगली 5 बार वह 0 पर आउट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम तो वहां पर औसत की बात करते हैं और औसत के आधार पर निर्णय निकालते हैं, तो कई बार वह गलत हो जाते हैं। और कई बार समष्टि अर्थशास्त्र से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बहुत भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलते हैं, तो वह भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो इस प्रकार से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। समूह का माप करना अपने आप में कठिन है और इसका आंकड़ों का संकलन करने के लिए उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को दूर करके, उन सीमाओं पर पार करके ही हम समष्टि अर्थशास्त्र का सही प्रयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही यदि हम सावधानी पूर्वक समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करें तो ज्यादा हम निष्कर्ष के नजदीक पहुंचेंगे, और जो हम अगर उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करेंगे फ्यूचर के बारे में, तो वह एकदम सटीक होगी। धन्यवाद।